हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पीएन संदीप डायोड का एक तीसरा एप्लीकेशन है वो हम पढ़ेंगे, सौर सेल। जैसा कि हमने हेडिंग लगा रखा है सौर सेल, और उसका हम लोग फिगर भी बना लिया है कि सौर सेल कैसा होता है और कैसे बनता है। उसका एक पैनल है और सामने से देखने वाला ये वाला हिस्सा इसके सामने है, ठीक है ना। और ये जो है हम लोग सर्किट डायग्राम वाला फिगर है ये, कि इस तरह से हम इसको जोड़ेंगे। कोई आउटपुट चीज हम लोड देंगे तो करंट इस तरह से बहेगी, ठीक है ना। और सेल जो होता है इसका जो प्रिंसिपल है वो फोटो डायोड की तरह है। फर्क ये है कि इसमें कोई बायसिंग नहीं होती है। फोटो डायोड की जो कहानी थी वही कहानी इसमें है, थोड़ा सा अंतर है। और मेन अंतर ये है कि इसमें कोई बाह्य बायसिंग नहीं है और उसमें क्या होती थी, ये रिवर्स बायसिंग होती थी। इसमें कोई रिवर्स बायसिंग या फॉरवर्ड बायसिंग नहीं है। और इसके पीएन संदीप डायोड में जो साइज होती है, पी टाइप एन टाइप अर्धचालक की जो डोपिंग होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे बात समझ में आएगी कि क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो सौर सेल की मुख्य बातें क्या है वो लिख लेते हैं, इसके बाद इसके रचना और कार्यविधि पर और उपयोग पर चलते हैं, ठीक है। तो सौर सेल करते क्या है कि सौर सेल एक ऐसी, यहाँ लिख लेंगे कि सौर सेल एक ऐसी पीएन संधि डायोड होती है, ठीक है ना। पीएन संधि डायोड होती है, ठीक है ना, जो सौर विकिरणों के यानी कि सन के विकिरण के आपतित होने से क्या उत्पन्न करती, ईएमएफ। अभी हम लोग देखेंगे ईएमएफ कैसे उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग फोटोवोल्टा भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, विद्युत वाहक बल, ठीक। तो विद्युत वाहक बल के वजह से क्या होती है, करंट बहती है, ठीक है ना। हर सेल का अपना एक विद्युत वाहक बल होता है। जो बैटरी कोई भी सेल होती है उससे लोड जुड़ते ही करंट क्या होती है, फ्लो होने लगती है। तो सौर सेल एक ऐसी पीएन संधि डायोड होती है जो सौर विकिरणों के आपतित होने पर ईएमएफ उत्पन्न करती है। ये बात हुई। ईएमएफ होने के लिए एक पॉजिटिव प्लेट होनी चाहिए और एक नेगेटिव प्लेट होनी चाहिए, यानी हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच ही ईएमएफ उत्पन्न होता है, ठीक है ना, तभी करंट बहती है। तो ईएमएफ उत्पन्न करती है। और ये बिल्कुल फोटो डायोड की तरह प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलती है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, ठीक है ना। यह फोटो डायोड की तरह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है या बदलता, सेल है तो हमने कह दिया बदलती है, ठीक है ना। एक खास बात क्या है इसमें कि इसमें कोई बाह्य बायसिंग नहीं होती है, इसमें कोई बाह्य बायसिंग नहीं होती है, इसमें कोई बाह्य बायसिंग नहीं होती है, ठीक है ना। इसमें कोई बाह्य बायसिंग नहीं होती, ठीक। अब इसकी रचना के बारे में, थोड़ा इसके फिगर के बारे में समझते हैं कि सौर सेल में क्या होता है कि दो पीएन और एन टाइप अर्धचालक होते हैं, यानी एक पीएन संधि डायोड होता है। तो डायोड में क्या होता है कि इसमें एन टाइप का जो अर्धचालक होता है वो साइज में क्या होता है, पतला होता है, यानी 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। और पी टाइप अर्धचालक को थोड़ा सा उससे मोटा रखते हैं
जो कि 300 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि पी टाइप के अर्धचालक के ऊपर, पी टाइप के अर्धचालक के ऊपर एन टाइप अर्धचालक को, यानी एक पतली सी परत विसरण द्वारा डेवलप कर दी जाती है। पी टाइप के अर्धचालक के ऊपर एन टाइप अर्धचालक की एक पतली परत विसरण द्वारा वर्धित कर दी जाती है, मतलब डेवलप कर दी जाती है, डिफ्यूज कर दी जाती है। ठीक है ना। तो पी टाइप थोड़ा सा साइज में मोटा होता है, एन टाइप साइज में पतला होता है। पतला क्यों रखा जाता है? क्योंकि एन टाइप का अर्धचालक ऊपर होता है, यानी कि जहर से सन की किरणें उस पे ऊपर पड़ती हैं। तो कहने का मतलब है कि जो सन रेज हैं वो डायरेक्ट किस पे आएंगे? पी टाइप के अर्धचालक पर आएंगे। ठीक है ना। तो पी टाइप का अर्धचालक अगर मोटा होगा तो जो लाइट रेज है वो अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी, मतलब उनको अवक्षय परत तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि सारी कहानी यहीं पे है, यानी कि अवक्षय परत तक लाइट को जाना ही जाना है। तभी तो ये फोटो डायोड की तरह काम करता है। फर्क यही है कि इसमें बायसिंग नहीं होती है। ठीक है ना। तो इसीलिए एन टाइप अर्धचालक को पतला 0.3 माइक्रोमीटर का रखा जाता है। ठीक, ताकि सन रेज इसको पेनिट्रेट करके लाइट कहाँ चला जाए? अवक्षय परत तक चली जाए, जहां पे क्या पाए जाते हैं? सिलिकॉन के उदासीन परमाणु पाए जाते हैं, या दाता धनायन ग्राही ऋणायन पाए जाते हैं। ठीक। और नीचे जो होती है वो पी टाइप का अर्धचालक होता है, जिसकी मोटाई हम लोग रखते हैं 300 माइक्रोमीटर की। इसके निचले वाले दूसरे वाले फलक पर हम लोग कॉपर धातु का लेप लगा देते हैं। इसको जो हम लोग पश्च संपर्क कहते हैं, है ना, इसको हम लोग कहते हैं पश्च संपर्क। ठीक। और ये कंडक्टर होता है। अभी हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे, ये धात्विक फिंगर इलेक्ट्रोड क्यों लगाया जाता है, इसका क्या काम है, और धातु का लेप जो होता है पी टाइप अर्धचालक के दूसरे फलक पर क्यों लेप लगाया जाता है। ठीक है ना, उसके बारे में भी बात करते हैं। चलिए, तो ये हो गया रचना के बारे में, हो गया कि पी टाइप अर्धचालक कैसा होता है, एन टाइप अर्धचालक कैसा होता है, इसको पतला क्यों लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसकी थोड़ी सी क्रिया विधि, और उसी क्रिया विधि में ये धात्विक फिंगर इलेक्ट्रोड और पश्च संपर्क के लिए धातु का लेपन भी आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए क्या होता है कि लाइट रेज इस पर आपतित होती है, यानी कि ये रेज आपतित होगी, यानी उसकी ऊर्जा यानी जो फोटानों की ऊर्जा होगी, प्रकाश की जो ऊर्जा होगी वो ग्रेटर देन Eg, यानी जो अर्धचालक का हमने पी टाइप एन टाइप अर्धचालक यानी जो भी अर्धचालक लिए हैं उसका जो ऊर्जा गैप है, वर्जित ऊर्जा गैप यानी ऊर्जा अंतराल से अधिक ऊर्जा का फोटान इस पर आपतित होना चाहिए। तो यदि वर्जित ऊर्जा अंतराल से अधिक ऊर्जा का फोटान इस पे आपतित होता है तो एन टाइप अर्धचालक पतला होने के कारण वो कहाँ पहुंच जाता है? अवक्षय परत तक। और अवक्षय परत में होते क्या हैं? सिलिकॉन के उदासीन परमाणु होते हैं। तो वो क्या होता है? अब बिल्कुल फोटोडायोड की तरह क्रिया है। वो ऊर्जा सिलिकॉन के उदासीन परमाणु के किसी एक इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाती है, जो कि 4 इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षा में होते हैं, जो पड़ोसी सिलिकॉन परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं। तो वो HNu की ऊर्जा इसको मिल जाती है, पूरी की पूरी ऊर्जा ये इसको दे देता है, और ये इलेक्ट्रॉन निकल करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है। पहले कहाँ होता है? संयोजकता बैंड में। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है? एक तरह से फ्री हो जाता है, और यहाँ पे क्या मिल जाता है? होल, यानी कि होल यानी इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर उत्पन्न हो जाता है। ठीक। अब ये जो है पुनः संयोजन करना चाहते हैं तो संधि का यानी संधि का जो विद्युत क्षेत्र होता है, जिसको हम लोग इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी संधि का विद्युत क्षेत्र या अवक्षय परत का जो विद्युत क्षेत्र होता है, इनको एक दूसरे से क्या कर देता है? पृथक, इसको इधर, इसको इधर।
कर देता है, ठीक है ना। यानी कि जो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक तरह से, उसकी डायरेक्शन n से p की तरफ होती है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन को ये इधर भेज देता है और होल को इधर, यानी उसको क्या कर देता है, पृथक कर देता है, यानी इनका पुनर्संयोजन नहीं हो पाता। अब इसके आगे क्या होता है, अब इसके आगे ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये n टाइप अर्धचालक में रहते हैं और होल जो है p टाइप अर्धचालक में रहते हैं। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज्यादा मतलब मूवेबल नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो है अर्धचालक और अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन आसानी से चल फिर नहीं सकता। वो चल फिर सकता है किसमें, कंडक्टर्स में, चालक पदार्थ में ही इलेक्ट्रॉन आसानी से चल फिर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसके ऊपर p टाइप अर्धचालक के ऊपर एक धात्विक फिंगर इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है। धात्विक फिंगर इलेक्ट्रोड यानी कि एक चालक लगा दिया जाता है। चालक का काम होता है इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करना, मतलब संग्रह करना। चालक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है ना। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा होते हैं, ये जो धात्विक फिंगर इलेक्ट्रोड होता है वो इनको कंडक्ट कर लेता है, मतलब अपने में क्या कर लेता है, संग्रह कर लेता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ तो ये इसको कंडक्ट कर लिया। और होल को कौन कंडक्ट करता है, नीचे लगी हुई धातु का लेप, यानी कॉपर की धातु का जो लेप नीचे होता है उसे होल, वो जो है होल को कंडक्ट कर लेती है, मतलब संग्रह कर लेता है, ठीक है ना। तो जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, मतलब होते तो यहाँ है, इलेक्ट्रॉन इधर चले आते हैं, होल इधर चले आते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँचता है, ये जो धात्विक फिंगर इलेक्ट्रोड होती है उन इलेक्ट्रॉनों को अपने में कंडक्ट कर लेती है, यानी संग्रह कर लेती है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का जमावड़ा हो जाता है। और P में जो होल होते हैं वो जाकर के धातु का जो लेप होता है वहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं, यानी संग्रह हो जाते हैं। तो P के निचले फलक पर होलों का संग्रह हो जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का संग्रह होने के कारण ये ऋणावेशित हो जाती है परत, और नीचे वाली परत जो होती है वो होलों के संग्रह होने के कारण धनावेशित हो जाती है। तो एक तरफ धन और दूसरी तरफ एक तरफ ऋण और दूसरी तरफ धन आवेशों का, मतलब आवेश वाहकों का जमावड़ा हो जाने से इनके बीच एक उत्पन्न हो जाता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। अब अगर हम N के ऊपरी सिरे को, जिसको हम लोग अग्र संपर्क कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अग्र संपर्क, ठीक है ना। और पश्च संपर्क, जो ये धातु का लेप होता है, इसको हम लोग कहते हैं पश्च संपर्क। अग्र और पश्च संपर्क के बीच अगर हम कोई लोड प्रतिरोध जोड़ दें तो करंट जो है इस डायरेक्शन में बहने लगती है, क्योंकि होल इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो करंट भी उसी डायरेक्शन में चलती है। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चलते हैं करंट माना जाता है उसी डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चलने लगते हैं, ठीक है। तो वो करंट प्रवाहित हो जाती है, ठीक। तो ये था इसका मैकेनिज्म, क्रिया विधि, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से है जैसे फोटो डायोड में होता है। तो जब एक बार हम इसको और कह देते हैं कि जब भी इस पे प्रकाश आपतित होता है तो यहाँ पे 3 क्रिया होती है। पहली बात कि लाइट जो है ये पतला होने के कारण अवक्षय परत पे पहुंच जाती है और वहाँ इलेक्ट्रॉन और होल का जनरेशन होता है। संधि का वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, इलेक्ट्रॉन होल को पृथक करता है। तीसरी घटना क्या होती है कि ये जो धात्विक फिंगर इलेक्ट्रोड होता है और नीचे जो इसके p टाइप चालक के जो दूसरी तरफ फलक की तरफ धातु का लेप होता है, ये होल का और ये इलेक्ट्रॉन का संग्रह करते हैं। तो 3 क्रियाएं इसमें होती हैं, जनन, पृथकन और संग्रह। जनन, पृथकन और संग्रह, ठीक है ना। और एक चीज और है कि मेटल फिंगर जो है इलेक्ट्रॉनों का संग्रह करते हैं, क्योंकि कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकते हैं।
तो ये बात उभर के ये आ सकती है कि क्यों ना मेटल को पूरे अर्धचालक पर लगा दिया जाए। लेकिन अगर देंगे तो जो लाइट आपतित होगी वो अवक्षय परत तक जाएगी कैसे? लाइट तो उसी के ऊपर रह जाएगी, वो उसको क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। ठीक है ना? तो हमें तो लाइट को अवक्षय परत तक भेजना है, तो इसीलिए हम मेटल फिंगर का इस्तेमाल करते हैं ताकि बीच बीच में जो गैप है उससे लाइट कहाँ पहुंच जाए? अवक्षय परत तक। और ये एरिया कम से कम घेरता है कितना? 15%। 15% पूरे क्षेत्रफल का 15% पे क्या होता है? धात्विक मेटल फिंगर या धात्विक फिंगर इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है ना? तो हम किस पर्पज से लगाते हैं? इलेक्ट्रॉनों को संग्रह करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए। नीचे धातु का लेप कॉपर क्यों लगाते हैं? होल का कंडक्ट करने के लिए, होलों का संग्रह करने के लिए, जिसको हम लोग पश्च संपर्क कहेंगे और इसको हम लोग अग्र संपर्क कहेंगे। ठीक है ना? तो चलिए हम इस बात को लिख लेते हैं और बात धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगी। ठीक, चलिए रचना में हम चाहे तो कुछ लिख सकते हैं, आप हेडिंग डालें या ना डालें। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे रचना में कि इसमें 300 माइक्रोमीटर की मोटी पी टाइप अर्धचालक की परत होती है। अर्धचालक की परत होती है, ठीक है ना, जिसके ऊपर 0.3 माइक्रोमीटर की एन टाइप अर्धचालक की एक पतली परत विसरण प्रक्रिया द्वारा डेवलप कर दी जाती है, यानी वर्धित कर दी जाती है। अब पतली क्यों होती है? क्योंकि लाइट आपतित हो तो कहां तक पहुंच जाए? पेनेट्रेट करके अवक्षय परत तक। ठीक है ना? इसको फिंगर के रूप में क्यों लिया जाता है? क्यों ना पूरा प्लेट ही लगा दिया जाए, तो लाइट आपतन के बाद अवक्षय परत तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए लाइट इसको फिंगर के रूप में ले लिया गया कि उसके अगल बगल से लाइट पेनेट्रेट करके अवक्षय परत तक पहुंच जाए। ठीक है ना? वर्धित कर दी जाती है। ठीक है ना? और यहां पे लिखेंगे कि P के दूसरे फलक पर धातु का लेप लगा दिया जाता है। धातु का लेपन होता है, धातु का उसमें कॉपर का होता है, लेपन होता है, जिसे पश्च संपर्क कहते हैं। पश्च संपर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्च संपर्क कहते हैं। एन टाइप अर्धचालक के ऊपर क्या होता है? एन टाइप अर्धचालक के ऊपर धात्विक फिंगर इलेक्ट्रोड होती है। धात्विक फिंगर इलेक्ट्रोड होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अग्र संपर्क कहते हैं। अग्र संपर्क कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉनों का संग्रह करती है। यह इलेक्ट्रॉनों का संग्रह करती है। और ये क्या है? जो धातु का लेपन होता है जिसे पश्च संपर्क कहते हैं, ये होल का संग्रह करता है। यहाँ पे आप शायद लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यह होल का संग्रह
करता है। आप बीच में लिख सकते हैं कि यह होल का संग्रह करता है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इतनी बातें आप रचना में लिख देंगे कि किसका क्या काम होता है। ठीक है ना, तो हमने उसको लिख दिया। ठीक, ये इसका प्रिंसिपल, ये रचना। अब कुछ कार्यविधि क्या होती है वो भी लिख देते हैं। ठीक है, बातें क्लियर हो जाएंगी। चलिए ठीक है, तब हेडिंग डालते हैं क्रिया विधि, कार्य विधि, कार्य विधि। ठीक है ना, कार्य विधि में क्या क्या होता है, हालांकि हम तो अभी बता चुके हैं क्या क्या होता है, उसी बात को हम लोग लिख लेते हैं कि क्या होता है। तो लिखेंगे कि जब प्रकाश का मतलब क्या हुआ कि एच न्यू ग्रेटर देन ईजी, ईजी मतलब समझ रहे हैं, को आपतित कराया जाता है, को आपतित कराया जाता है। तो प्रकाश अवक्षय परत में पहुंच जाता है। अवक्षय परत में क्या करता है, वहां जाकर के जो उदासीन परमाणु होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन को क्या निकाल देता है, तो एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है ना, तो मैं इलेक्ट्रॉन और होल का जनन करता है, का जनन आप समझ रहे हैं कैसे करता है, जनन करता है। ठीक है, अवक्षय परत के अब जब इलेक्ट्रॉन होल का जनन हो जाता है तो अवक्षय परत का ये या संधि का विद्युत क्षेत्र, संधि का विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन और होल का क्या करता है, को पृथक कर देता है। संधि के विद्युत क्षेत्र से, संधि के विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन और होल पृथक हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। अपन इलेक्ट्रॉन n फलक की ओर चलते हैं तथा धात्विक फिंगर द्वारा संग्रहित कर लिए जाते हैं, जबकि होल पी फलक की ओर चलते हैं और धातु के लेपन द्वारा संग्रहित कर लिए जाते हैं, लेपन द्वारा संग्रह कर लिए जाते हैं। जिसको हम लोग पक्ष संपर्क कहते हैं और इसको अग्र संपर्क कहते हैं। तो आप यह लिखिए कि धातु फिंगर द्वारा संग्रह कर लिए जाते हैं या अग्र संपर्क द्वारा संग्रह कर लिए जाते हैं या पश्च संपर्क द्वारा संग्रह कर लिए जाते हैं। ये धातु के लेपन की जगह आप पश्च संपर्क भी लिख सकते हैं, है ना, द्वारा संग्रह कर लिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार पी फलक जो होता है वो धनात्मक हो जाता है। इस प्रकार पी फलक जो है वो धनात्मक तथा n फलक क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। पी फलक क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है और n फलक क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। जिससे इनके बीच में क्या हो जाता है, जिससे इनके बीच एक EMF उत्पन्न हो जाता है, एक EMF उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम, फोटोवोल्टता कहते हैं।
फोटो वोल्टता कहते हैं, जिसे फोटो वोल्टता कहते हैं। जब इनके बीच कोई लोड जोड़ा जाता है, जब इनके बीच कोई लोड जोड़ा जाता है, ठीक है, तो प्रकाश धारा प्रवाहित होने लगती है। तो प्रकाश धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। तो प्रकाश धारा क्या होने लगती है? प्रवाहित होने लगती है। तो लाइट उसके ऊपर गिरती है, वो अक्षय परत तक पहुंचती है, वहाँ इलेक्ट्रॉन होल का जनन करती है, और संधि के विद्युत के क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे से पृथक होते हैं। इलेक्ट्रॉन n की तरफ, होल p की तरफ चलते हैं, और n की तरफ गए हुए इलेक्ट्रॉन जो है धात्विक फिंगर द्वारा संग्रहित कर लिए जाते हैं, कंडक्ट कर लिए जाते हैं, और होल जो है पक्ष संपर्क द्वारा संग्रहित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार n के ऊपर इलेक्ट्रॉनों का जमावड़ा होता है तो वो ऋणात्मक हो जाता है, यहाँ होल का जमावड़ा होने से ये धनात्मक हो जाता है। इनके बीच एक एमएफ उत्पन्न हो जाता है, ईएमएफ, जिनको हम लोग प्रकाश वोल्टता कहते हैं। जब इनके बीच कोई लोड प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो प्रकाश धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसके उपयोग लिख लेते हैं। इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इनका उपयोग का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों में होता है, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों में, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स में, उपग्रहों, जो उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, जो उसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग लिख लेते हैं। उपयोग में क्या है? उपग्रहों में उपयोग होने वाली, पहला है उपग्रहों में उपयोग होने वाली, उपग्रहों में उपयोग होने वाली इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में किया जाता है, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक घड़ी और कैलकुलेटर में, डिजिटल घड़ियां होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी व कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर में, ठीक है ना। और टार्च में भी इसका उपयोग किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक टार्च है, टार्च में, ठीक। अब देखिए एक चीज है कि सौर सेलों के निर्माण के लिए आदर्श के रूप में हम किस अर्धचालक पदार्थ का उपयोग करते हैं? उस अर्धचालक पदार्थ का उपयोग करते हैं जिनके लिए जो एनर्जी बैंड गैप होता है, जिनके लिए जो एनर्जी बैंड गैप मतलब ऊर्जा अंतराल होता है, उस ऊर्जा अंतराल से ज़्यादा या उसके इक्विवेलेंट फोटॉनों की ऊर्जा जो है, जो लाइट होती है, उसके आधार पर हम इसका चयन करते हैं। तो ठीक है ना। तो ऐसा देखा गया, अभी हम उसका ग्राफ बनाएंगे कि जो फोटॉन होते हैं लाइट में, उसकी जो एनर्जी होती है वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है या उसके आसपास होती है। यानी 1.5 या 1.1 से लेकर के 1.4, 1.5, 6 तक के ऊर्जा के फोटॉन बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। बाकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उसके नीचे की जो फोटॉन होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो इसीलिए जो सौर सेल होता है उसको बनाने के लिए हम ऐसे अर्धचालक का उपयोग करें जिसके लिए जो एनर्जी गैप होता है वो 1.5 के आसपास हो। तो इसके लिए हम ज़्यादा सुटेबल जो अर्धचालक मटेरियल होता है वो सिलिकॉन होता है और गैलियम आर्सेनाइड होता है। इस बात को हम लोग नोट में लिख लेते हैं, क्या कि सौर सेलों के निर्माण के लिए, सौर सेलों के निर्माण के लिए, सौर सेलों के निर्माण के लिए आदर्श पदार्थ के रूप में, आदर्श पदार्थ के
रूप में अर्धचालकों का उपयोग किया जाता है, आदर्श पदार्थ के रूप में उन अर्धचालकों का उपयोग किया जाता है जिनका बैंड अंतराल जो होता है, जो बैंड अंतराल होता है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के निकट होता है, के आसपास निकट होता है। ठीक है ना। अब जैसे सिलिकॉन Eg इसका कितना होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गैलियम आर्सेनाइड Eg इसका कितना होता है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। तो इसीलिए ज़्यादातर सौर सेल इन्हीं दोनों के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस एनर्जी के फोटॉन जो होते हैं लाइट में ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना। चलिए इसको मिटा दिया जाए। और देखिए, अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा और फोटॉनों की जो इंटेंसिटी है, कहने का मतलब फोटॉन की इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, अगर इसमें एक ग्राफ खींचा प्लॉट करें तो इधर जो hν की ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इधर I मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है। ठीक है ना। ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है। इस ग्राफ में देखने को मिलता है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, और यहाँ पे जो है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे 2 या 3। तो जो लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के या इसके आसपास के होते हैं। तो इसीलिए, और ये जो एनर्जी गैप होता है वो किस में पाया जाता है, सिलिकॉन गैलियम आर्सेनाइड में पाया जाता है। ठीक है ना। तो इसीलिए इनका सोलर सेल बनाना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इतने ही एनर्जी गैप के हमें फोटॉन मिलते हैं, लाइट में ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। ठीक है ना। और एक चीज़ है कि सौर सेल से हमें ऊर्जा लेने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो गर्मी का मौसम हो, उसमें लाइट हमेशा पड़े। यानी कहने का मतलब यह है कि मौसम कोई भी हो, अगर उस एनर्जी का फोटॉन उसके ऊपर गिर रहा है तो हमें उससे करंट मिलेगी, करंट मिलेगी। ठीक है ना। तो ये एक ऐसी ऊर्जा हमको मिल रही है जो कैसी है, रीअनेबल है, मतलब जिसको पुनः बनाया जा सकता है। तो आजकल जो है इसी पे बेस्ड सारे उपकरण बनाए जा रहे हैं, ताकि हम जो ऊर्जा उस टाइप की ऊर्जा है जो नॉन रीअनेबल है, कि एक बार ख़त्म हो जाए, नहीं बनाई जा सकती है, तो उसके विकल्प के रूप में इसको देखा जा रहा है ना। इस पे रिसर्च चल रहे हैं ताकि हम इस ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, ताकि वो ऊर्जा बचत हो जो एक बार समाप्त हो जाए फिर ना उत्पन्न की जा सके आसानी से। जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, बायोगैस, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का सौर सेल। आज का वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं। अब हम लेके आएंगे ट्रांजिस्टर। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर। हालांकि ये इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से सिलेबस 30% कट गए हैं, लेकिन आने वाले समय में फिर से इसको ऐड किया जाएगा। ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर अभी यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।